टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिफ्लेक्ट डिफरेंसेस इन स्पीशीएशन एक्सटिंक्शन रेट्स। बेसिकली इस टॉपिक में हमें क्या पता लगेगा, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ द ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट ओरिजिनेटेड, यानी डिसेंडेंट्स कैसे बने, एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स कैसे बनते गए और उन डिसेंडेंट्स के बनने के बाद फिर वो डिसेंडेंट्स जो हैं वो दोबारा से उन डिसेंडेंट्स में एक्सटिंक्शन हुई या उन डिसेंडेंट्स ने मजीद तरक्की की। दोनों चीज़ें देखिए, राइज एंड फॉल है। राइज एंड फॉल का मतलब ये है कि अगर कोई एंसेस्टर है उसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है और वो डिसेंडेंट्स में चेंज हो जाता है, वो एक नई स्पीशीज़ बना देता है, चाहे वो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन होती है चाहे वो सिंपैट्रिक होती है, लेकिन वो एक नई स्पीशीज़ बनाता है, तो वो स्पीशीज़ जो हैं वो कितनी देर तक सरवाइव करती हैं, ठीक है, वो स्पीशीज़ कितनी देर तक सरवाइव करती हैं और वो स्पीशीज़ जो हैं वो आया उनसे मज़ीद स्पीशीज़ बनने की नौबत आती है या वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है, कोई ऐसा इवेंट आता है। इसमें आप दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक चीज़ जिसको आप पहले बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं उसका जिक्र आएगा, और वो कौन सी चीज़ है, वो है बेटा आपकी जो जिसको आप कहा करते हैं स्पीशिएशन, ठीक है। एक वो चीज़ है जिसको आप स्पीशिएशन कहते हैं कि स्पीशिएशन में आपका जो स्पीशिएशन कैसे होती है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन को थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमें काफ़ी एंगल से जो है वो हमने एक्सटिंक्शन को यहाँ पर डिस्कस करना होगा। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि अगर आप बुक में यहाँ पर देखते हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं इसमें एक्सटिंक्शन की रीजंस बताई गई हैं। जैसे एक बहुत से ऑर्गेनिज्म इस ज़मीन पर आए और गायब हो गए, अब उनके आने और गायब होने की एक रीज़न जो है ये प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये सारा कुछ देखते हैं। दूसरा मैस एक्सटिंक्शन, बहुत बड़ी रीज़न, बहुत से स्पीशीज़ के इस ज़मीन पर से गायब होने की बहुत बड़ी रीज़न ये है। तो अब इसको, इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सटिंक्शन होती क्या है, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमने इसमें एक्सटिंक्शन पे ख़ास तौर पर हमारा जोर रहेगा। तो व्हाट इज़ एक्सटिंक्शन? एक्सटिंक्शन है ऑर्गेनिजम्स, इसको आप कहते हैं कि वाइस वर्सा, वाइस वर्सा ऑफ स्पीशिएशन, स्पीशिएशन का उलट, या इसको आप ये कह सकते हैं वाइस वर्सा ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन का बढ़ना। अब आप ज़रा इसको जो है वो एक और अंदाज से देखें कि एक पॉपुलेशन कब बढ़ती है। आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है आप लोगों को, एक पॉपुलेशन कब बढ़ती है। एक पॉपुलेशन जब तब बढ़ती है जब उसका जो बर्थ रेट है उस पॉपुलेशन का वो ज़्यादा हो, किससे, वो ज़्यादा हो डेथ रेट से, ठीक है। ये एक पॉपुलेशन जो है ये बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इस तरीके से होता है। अगर आप इकोलॉजी के एंगल से देखते हैं तो किसी भी पॉपुलेशन का इंक्रीज इस तरीके से होता है। बट लेट्स टर्न द टॉपिक, ठीक है। टर्न द टॉपिक मतलब टर्न द टेबल आएगा कि अगर टेबल टर्न हो जाती है और यही दोनों चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इस एक एरो के ज़रिए यही पूरा का पूरा टेबल जो है वो टर्न हो जाता है। अब क्या होगा, टेबल टर्न का मतलब है कि पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त किस पोजीशन में है, पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, पॉपुलेशन डेक्लाइन पोजीशन में है। और डेक्लाइन पोजीशन का मतलब क्या है, नाउ द पॉपुलेशन इज गोइंग टुवर्ड्स एन एक्सटिंक्शन पॉइंट वेयर देयर विल बी नो ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट स्पीशीज अलाइव आफ्टर द फिनोमिना ऑफ एक्सटिंक्शन। अब ये एक्सटिंक्शन सडनली भी हो सकती है, ये एक्सटिंक्शन ग्रेजुअली भी हो सकती है। सडनली और ग्रेजुअली दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर बहुत हल्का हल्का टच देकर डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिए कि ये जो आपके सामने इस वक्त आपके बुक में एक ग्राफ मौजूद है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है कि अगर यहाँ पर एक एंसेस्टर है, उसकी स्पीशीज़ जो है वो क्या होती है, वो उसमें स्पीशिएशन होती है। अब ये जो फिनोमिना है जिसमें ये दो डिफरेंट लेनिएजेस में डिवाइड हो गया, इसको आप कहेंगे ये स्पीशिएशन हुई है। अब इस स्पीशिएशन होने की वजह से एक स्पीशीज़ ए बन गई, एक स्पीशीज़ बी बन गई। ये देखिए, ये स्पीशीज़ ए बन गई, ये स्पीशीज़ बी बन गई, ठीक है। अब ये स्पीशीज़ ए जो है इसके अंदर जो अडेप्टेबिलिटी थी, अडेप्टेबिलिटी was not good, adaptability was ancestral and not good। इसके अंदर ancestral adaptability थी और ये क्या हो गई, ये वैनिश हो गई। इसके आगे जितने ये बने हुए हैं आपके, ये तमाम जो डिफरेंट तरह के पॉइंट्स बने हुए हैं, इसका मतलब है इसकी तमाम लिनिएजेस क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, सिवाय इसके ये एक है जो अभी तक एक्सटेंट है। एक्सटेंट का मतलब अभी तक जिंदा है, ठीक है।
इधर आ जाइए लिनिएज बी। बी जो है उसके अंदर जो जिस भी तरह की, चाहे वो मैस एक्सटिंक्शन हुई, कोई एक्सटिंक्शन इवेंट आया, ठीक है, या मैस एक्सटिंक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया हुआ है कि मैस एक्सटिंक्शन का मतलब है कि एक्सटिंक्शन इवेंट, स्पीशीज एकदम इस ज़मीन के ऊपर से गायब हो जाएं, या तो मैस एक्सटिंक्शन हुई और मैस एक्सटिंक्शन की वजह से ये तमाम स्पीशीज ख़त्म होगी, बट दे आर वेल अडेप्टेड। ये वाली जो थी दीज वर वेल अडेप्टेड, तो क्या हुआ कि ये सर्वाइव कर गई। एवोल्यूशन मुकम्मल तौर पर इस तरह के जो है वो इवेंट से भरी पड़ी है। आप लोगों को कल का अगर याद नहीं है, एक तो ये है कि हम ये वाला एडिशन खोलते हैं कैम्बल का, इसमें हमें वाज़े तौर पर एक ये टर्न ऑफ द टेबल्स नज़र आएगा। दूसरा ये है कि अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो मैंने आपको कहा था, पिछले लेक्चर्स खास तौर पर, जिसमें मैंने आपको कहा था कि खास तौर पे जो इरा की शिफ्टिंग है ना, मीसोजोइक इरा, सीनो पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक इरा, ये जो तीन तरह के इराज की शिफ्टिंग होती है, इनकी शिफ्टिंग के पीछे मैस एक्सटिंक्शन का हाथ है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने एक्सटिंक्शन की डिटेल्स जो हैं वो बाद में आएंगी। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हम इस वक्त देख रहे हैं, ये वाला जो हमने टेबल पढ़ा है कुछ दिन पहले, यहाँ पर ये ये जो टेबल पड़ा है, इसमें जो इराज हैं, खास तौर पे ये देखिए, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक इरा, इसका एंड यहाँ हो रहा है, फिर अगला इरा शुरू हो रहा है। अब ये जो इवेंट है, यहाँ पर मैस एक्सटिंक्शन हुई है। अब मैस एक्सटिंक्शन जो है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जो बचने वाले हैं वो ये हैं, वो जो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये बचने वाली लीनिएज है, बहुत बड़ी लीनिएज बच गई सिवाय इसके। और ये जो थी, ये इसकी सिवाय इसके सब के सब खत्म हो गए। तो ऐसा अगर आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि देर इज राइज एंड फॉल ऑफ ग्रुप्स, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रुप्स। ये राइज और एंड फॉल जो है ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, और इसके ज़रिए हम बहुत तरीके से ये बात कर सकते हैं कि किस टाइम पर जो है वो कौन सी स्पीशीज़ बनी और किस टाइम पर किस स्पीशीज़ का खात्मा हो गया और उसके डिसेंडेंट्स बचे या नहीं बचे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो एक और बात समझने की है वो ये है कि ये जो राइज एंड फॉल है, इसमें किस उसका कसूर था। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि राइज एंड फॉल जो है, इसमें किस उसका चीज़ का कसूर था। अगर राइज हुआ, अगर ये जो है वो कोई स्पीशीज़ राइज हुई, किसी स्पीशीज़ का नंबर बढ़ा, किसी स्पीशीज़ के नंबर में इजाफा हुआ, तो उसमें किस चीज़ का कसूर था। अगर किसी स्पीशीज़ का नंबर बढ़ा है और अगर किसी स्पीशीज़ का नंबर कम हुआ है तो उसमें किस चीज़ का कसूर है। दो तीन चीज़ें हैं बेटा, दो तीन फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस किया करते हैं। नंबर वन फैक्टर जो है यहाँ पर वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये पूरी एक स्टडी है जिसमें हम मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स जो हैं वो हम पढ़ा करते हैं। जो प्लेट्स की मूवमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये प्लेट्स क्या चीज़ें हैं ये हम अब जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये बेटा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि ये प्लेट्स जो हैं ये क्या चीज़ें होती हैं और इससे हाउ डू दीज प्लेट्स वर्क। लेकिन चलें हम इसको जो है वो एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि ये प्लेट्स क्या हैं और ये कहाँ मौजूद होती हैं और इनकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये डिटरमिन कर लें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसमें जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि देर आर डिफरेंट बीनीथ लेयर्स बीनीथ द क्रस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नीचे डिफरेंट तरह की लेयर्स हैं, किसकी, सॉइल की लेयर्स हैं। ये सॉइल की वो लेयर्स नहीं है जिनके नीचे फॉसिल्स मिलते हैं, ये असल में बहुत बड़ी बड़ी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, प्लेट लाइक कॉम्पैक्ट लेयर्स, बहुत बड़े बड़े प्लेट अर्थ के नीचे मौजूद हैं। एंड उसमें जिससे बड़ी बात है वो क्या है वो ये है कि दोज प्लेट्स आर द लावा, द मैग्मा कह लीजिए। जब तक वो ज़मीन के अंदर होता है उसको मैग्मा कहते हैं, जब बाहर आया था तो आप उसको लावा कहते हैं। तो प्लेट लाइक कॉम्पैक्ट लेयर्स हैं और ये जो लेयर्स हैं दीज आर मूविंग ओवर द मैग्मा और दीज आर मूविंग ओवर द लावा। ये जो लावा के ऊपर ये जब जो है वो ट्रैवल करती हैं, लावा के ऊपर जब ये फ्लोट करती हैं तो उस वक़्त
कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसे ये आपकी प्लेट है, ये एक प्लेट है यहाँ पर, और ये जो प्लेट है ये यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है, ये प्लेट यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है ऐसे, और उसके बाद फिर इस जगह पर आकर ख़त्म हो रही है, और उसके फ़ौरन बाद जो है वो अगली प्लेट ने शुरू होना है। ठीक है, ये जो अगली प्लेट अब जहाँ से शुरू हो रही है, अगर मैं इसको ब्लू में बना दूँ तो बेटर है, अगली जो प्लेट है वो जहाँ से शुरू हो रही है, इन दोनों के दरमियान में वैसे कोई फासला नहीं है, वैसे शायद ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो इकट्ठी हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं, बट ड्यू टू सर्टन इवेंट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी मैग्मा एक्टिविटी की वजह से, लावा एक्टिविटी की वजह से ये प्लेट्स जो हैं ये क्या हो जाती हैं, दीज प्लेट्स स्टार्ट स्लिपिंग अपार्ट, ये एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो जाती हैं, और इनके अंदर जो है वो जो टैक्टिक की तरह की जो है वो मूवमेंट, यानी कि ये जो है वो टैक्टिक कह लीजिए, यानी ये एक दूसरे से अवे मूव करना शुरू हो जाती हैं एक तरह से, और ये जो मूवमेंट है इसके ज़रिए क्या होता है, ये वो चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि इसके ज़रिए अर्थ को एक साथ हैं, अर्थ को एक साथ हैं, अर्थ को एक्सिस के ज़रिए जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स असल में ज़मीन की वो प्लेट्स हैं जो कि लावा के ऊपर ट्रैवल कर रही हैं, और इसी की वजह से जो है वो क्या आते हैं, इसी की वजह से, लावा के मूवमेंट की वजह से, या इन प्लेट्स के खिसकने की वजह से जो है वो अर्थ को एक साथ हैं। तो अब इन प्लेट्स का रोल हो सकता है एक्सटिंक्शन में। हाउ? इन प्लेट्स का रोल एक्सटिंक्शन में इस तरह से होता है कि एंड प्रोड्यूस द एक्सटिंक्शन। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो जलजले ज़मीन पर आ चुके हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया। फिर उसके अलावा इन प्लेट्स का एक और भी है कि ये प्लेट्स जो हैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये प्लेट अपनी जगह से मूव करती है, यहाँ एक दूसरी प्लेट या एक और प्लेट मौजूद है ज़मीन के नीचे, ये जो प्लेट है, अब अगर ये जो ट्रैवल करने वाली प्लेट है, ये जो हमने बनाई है ये वाली, ये प्लेट अगर इससे जाके कोलाइड करती है ना, तब भी बहुत बड़े बड़े इवेंट जो हैं वो क्रिएट होते हैं। इन शॉर्ट, ये जो मूवमेंट है प्लेट्स की, ये जो मूवमेंट है ज़मीन के टुकड़ों की, ये मूवमेंट असल में प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाती है। यहाँ पर देखिए बड़ा मज़े का सेंटेंस लिखा हुआ है, द सीमिंगली रॉक सॉलिड कॉन्टिनेंट्स विल लिव ऑन मूव ओवर टाइम. Over the past billion years, there has been three occasions when most of the land masses Earth came together to form a supercontinent, then later broke apart. अब ये भी एक बड़ी मज़े की बात है जो कि हम डिस्कस करते हैं कि इसके लिए आपको जो है वो सबसे पहले यहाँ पर जो डायग्राम्स गिवन है उनको एक नज़र मारनी होगी। याद रखिए अच्छा, ये जो प्लेट्स के हवाले से थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हम कॉमन कॉन्टिनेंट को बाद में देखेंगे, ये प्लेट्स के हवाले से एक अच्छी डिस्कशन यहाँ पर है। बेटा ये जो आप लोगों को इन्होंने यहाँ पर ये दिखाए हुए हैं, ये वाले पोर्शन, गलत कर सेलेक्ट हो गया, ये जो आप लोगों को पोर्शन दिखाया हुआ ये, फिर उसके बाद ये जितने हैं, ये सारे के सारे जो हैं, दीज आर एक्चुअली बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स, दीज आर एक्चुअली बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स। ये जो टुकड़े हैं ज़मीन के, इनकी वजह से, इनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इनकी मूवमेंट की वजह से जो है वो अर्थ को एक आता है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि ये जो आपके सामने ये प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। कौन सी? यूरेशियन का मतलब होता है बेटा यूरोप प्लस एशिया, यूरोप और एशिया की मिली जुली प्लेट ये वाली। अब ये जो प्लेट है इसमें ये अरेबियन, अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन, अब ये इन्होंने बिल्कुल साथ साथ दिखाई हुई है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो बाउंड्री है ये अब एग्जिस्ट नहीं करती। इसके लिए आपको वर्ल्ड का मैप जो है उसको भी देखना पड़ता है। एक लम्हे को ज़रा अगर हम एक लम्हे को हम ज़रा अगर जो है वो वर्ल्ड मैप भी ओपन कर लेते हैं।
ये ओपन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि बेसिकली इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस वक्त जो आप मैप देख रहे हैं, उसमें ये जितना रीजन है ये अमेरिका का रीजन है, ये और अमेरिकन रीजन ना तो अफ्रीका से टच होता है और ना ही यूरोप और एशिया से होता है। ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, इंडियन प्लेट, और इधर देखें ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बेटा ये जितना एरिया है ये आपको एक प्लेट की सूरत में दिखाया गया है, लेकिन ना तो ये एरिया अब हमसे अटैच्ड है, इस प्लेट से अटैच्ड है। सिर्फ इस वक्त ये वो दो प्लेट्स हैं जो आपस में अटैच्ड हैं, यूरेशियन प्लेट्स और अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट्स। ये वाली प्लेट्स अटैच्ड हैं, ये भी सेपरेट हो चुकी है, ये भी सेपरेट हो चुकी है। ये ऑस्ट्रेलिया बना चुकी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और ये अफ्रीका, सॉरी, नॉर्थ और साउथ अफ्रीका बना चुकी है। गौर कीजिए, मैं आपको जो है वो यहाँ पर अब थोड़ा सा मैप की स्टडी करवाता हूँ। ये देखिए, सिर्फ इसी मैप को अगर आप एक लम्हे को देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो आपके सामने मैप है रशिया, ठीक है, रशिया, अब ये रशियन है, रशिया जो है, उसके बाद ये नीचे एशिया शुरू हो जाता है, ये वाला सारा जो एरिया है ये एशिया का है, ये यूरोप है, ठीक है, ये सारा यूरोप है, ये अफ्रीका है, ठीक है। अगर मैं इससे बेहतर ये वाली पिक्चर हम उठा लेते हैं, क्योंकि ये हमारे, हमने वो कंट्रीज़ को तो स्टडी नहीं करना, हमें सिर्फ एक प्लेट्स के हवाले से जो है वो करना है। तो इसी इमेज को यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ से इसको जो है ना वो पेज ब्रेक ला के तो इसमें यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं इसका। जी, अब यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त आपके सामने ये जितना एरिया मौजूद है, इस एरिया में ये जो प्लेट है रशिया, ठीक है, ये पूरा एशिया है, ये पूरा का पूरा एशिया है। इवन जो रशिया है, जब आप बात करते हैं उसकी एशियन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो आप रशिया को भी उसमें शामिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखिए, ये यूरेशिया लिखा हुआ है, यहाँ से ये एक प्लेट है, ये वो प्लेट है जो यूरोप की है, उससे नीचे ये मिडल ईस्ट है आपके पास, मिडल ईस्ट के बाद ये अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट के बाद ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये अमेरिकन प्लेट्स हैं दोनों। ग्रीनलैंड भी अमेरिका का हिस्सा है, कनाडा भी अमेरिका का हिस्सा है। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें फिर हमें ये प्लेट्स इकट्ठी क्यों दिखाई गई हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये पॉइंट अपना जो है वो जहन में रखिए कि साइंटिस्ट्स के मुताबिक, अर्थ हिस्ट्री के मुताबिक, ऐसे हमें जो है वो शवाहिद मिले हैं, इस तरह के हमें जो है वो लाइनिंग्स मिली हैं, और इस तरह के हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है कि एक फॉसिलाइजेशन, एक वो होती है, टेक्निक होती है फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए, मैंने उस दिन आपको बताई भी थी, पेलियोमैग्नेटिज्म। पेलियोमैग्नेटिज्म जो है वो क्या यूज़ करते हैं, वो टेक्निक यूज़ करते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हुए रॉक्स का ट्रेंड जाना जाता है। और ब्रिलियंट टेक्निक के जो रॉक का ट्रेंड है वो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ चेंज होता है। तो जो पेलियोमैग्नेटिज्म ख़ास तौर पर है, उसके ज़रिए आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि तकरीबन 3 इवेंट्स ऐसे आए, 3 इवेंट्स कौन से, एक आया 1 बिलियन ईयर्स अगो, एक आया 600 मिलियन ईयर्स अगो, और एक इवेंट आया 250 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, और एक अब आगे एक्सपेक्टेड है 250 मिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ, जिसमें क्या है, जिसमें दोबारा से ये तवक्को की जा रही है कि सारे कॉन्टिनेंट दोबारा से क्या होंगे, एक ज़मीन बन जाएंगे। इस वक्त जितने कॉन्टिनेंट्स सेपरेट हैं, जितने कॉन्टिनेंट्स अलहदा अलहदा हैं, ये सारे के सारे जो हैं, जब भी ये कॉन्टिनेंट्स एक ही जो है वो ह्यूज कॉन्टिनेंट बनाते हैं, एक सुपर कॉन्टिनेंट, इसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, जब भी ये सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं तो इसको आप कहते हैं पैंजिया, पैंजिया या पैनगिया, ठीक है, ये पैंजिया कहलाता है। ये पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट है जो साइंटिस्ट के मुताबिक एक ज़माना था जब ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इकट्ठे थे, ठीक है, और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अगर आप आइस एज की जो है वो, जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, अगर आप आइस एज की वो एनिमेटेड मूवी देखते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि ये वाकई, पहले जाहिर सी बात है वो एक एनिमेटेड मूवी है, उसमें कुछ एग्जैजरेशंस भी हैं, लेकिन वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, यानी पैंजिया। जब ये सिंगल होगा तो इसको आप पैंजिया कहेंगे। अब ये सारे
उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सेपरेट होना शुरू हुए तो अब आप देखिए कि फिर दो लैंड मैसेज बने। दो लैंड मैसेज जो है जब ये एक दफ़ा सेपरेट हो गए तो उसके बाद दो लैंड मैसेज बने, जिनमें से एक को कहा गया लॉरेशिया, दूसरे को कहा गया गोंडवाना, ठीक है। और उसके बाद वंस अगेन ये जब कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए तो क्या माना जाता है, ये माना जाता है कि ये नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे के सारे इनमें से मजीद टूट गए। और इनमें से मजीद टूट जाने के बाद अब आकर ये मॉडर्न सिचुएशन में मौजूद हैं। इसको आप यूं कह लीजिए कि आपके पास पानी का एक प्याला है, उसके अंदर आपने कुछ जो है वो कोई चीज़ डाली, वो पहले इकट्ठी थी, आपने उसको मिक्स किया, वो सारे अलहदा हो गए, लेकिन उनकी डेंसिटी इतनी थी कि वो दोबारा से आपस में इकट्ठे हो जाएं। इसको अगर डायग्रामेटिकली देखते हैं तो डायग्रामेटिकली ये यूं बनेगा कि ये आपके पास एक अदद बीकर है, ठीक है। इस बीकर में आप क्या करते हैं, आप इस बीकर में डाल देते हैं, कोई ना कोई मटेरियल डाल देते हैं, और वो मटेरियल जो है वो खासा स्टिकी मटेरियल है, और उस मटेरियल के तमाम पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। बट आप क्या करते हैं, आप इसको एजिटेट करते हैं, आप इसको मिक्स करते हैं, और ये जो एजिटेट करते हैं आप इसको, इसके ज़रिए क्या होता है कि ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अलहदा हो जाने के बाद इनकी आपस में मूवमेंट ऐसी होती है जिसकी वजह से ये जो है वो दोबारा से किसी ना किसी डायरेक्शन में दोबारा से ये, फॉर एग्जांपल दो अलग मिल गए, दो यहाँ पर अलग मिल गए, एक यहाँ पर अलहदा हो गया, तो इस तरह से ये अलग अलग जो है वो क्या हो जाते हैं, ये दोबारा से मिल जाते हैं। लेकिन अब इनकी फॉर्मेशन, जो अब फॉर्मेशन है वो पहले की फॉर्मेशन से डिफरेंट है। उसकी वजह ही यही है कि जब ये कॉन्टिनेंट्स अलहदा होकर दोबारा ज्वाइन हुए तो वो वाली सिचुएशन इनकी नहीं रही। लेकिन ये जो तीन इवेंट्स आए हैं इसमें अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट अर्थ के ऊपर मौजूद था, जिसकी वजह से, जिसके बाद जो है वो प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से सेपरेशन हुई है। अब इसमें हमारे हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्या है, हमें क्या इसका वो है, हम ये बात क्यों पढ़ रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के हवाले से? उसकी वजह ये है बेटा कि हम ये बात इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक्स ने बहुत बड़ी बड़ी स्पीशिएशन कॉज की है, बहुत बड़ी बड़ी एक्सटिंक्शन कॉज की है। आपके यहाँ पर वाजे तौर पर कैम्बल की बुक में यहाँ लिखा हुआ है कि वो जो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन है, एलोपैट्रिक क्या थी, एलोपैट्रिक ये थी कि एक ही पॉपुलेशन एक जगह रह रही है, उस पॉपुलेशन में से आधी पॉपुलेशन दूसरी से अलहदा हो जाती है। जब आधी पॉपुलेशन दूसरे से अलहदा हो जाती है तो इसको दोनों अलग अलग ग्रो करते हैं, दोनों का अलग अलग ग्रो होना दोनों को अलग स्पीशीज बना देता है, इसको आप एलोपैट्रिक स्पीशीशन कहते हैं। अब चाहे वो प्लांट की स्पीशीज थी चाहे वो एनिमल्स की स्पीशीज थी, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से दो रीजन्स जब अलहदा हुए तो इस रीजन के ऑर्गेनिज्म इधर चले गए, इस रीजन के ऑर्गेनिज्म इधर चले गए, स्पीशीएशन जो है वो सेपरेट हो गई। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है इसके जरिए आपको और भी बड़ा कुछ पता लगता है। एग्जाम्पल इसकी मैं आपको देता हूँ। कहा यह जाता है कि जो हॉर्स है, हॉर्स लिनिएज, हॉर्स लिनिएज जो है, इस लिनिएज के जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको, एंसेस्टर कहाँ मिलते हैं बेटा, एंसेस्टर आपको मिलते हैं इसके नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन पता ये लगता है कि ये बाकी एरियाज़ में या तो इंट्रोड्यूस किया गया है या किसी तरह से ये बाकी एरियाज़ में हॉर्स आया है। और आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो हॉर्स के ऊपर लड़ी गई हैं। अब ये हॉर्स अगर यहाँ पर हुआ था, इवॉल्व हुआ था, यहाँ उसका ओरिजिन है, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गए? या तो इंट्रोड्यूस किया गया या पेंजिया की वजह से उसके एंसेस्टर्स जो हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जो लिनिएज है उसके ऑर्गेनिज्म यहाँ भी आते रहे, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, उन पे भी नज़र मार लेते हैं। यहाँ पर आपको इन्होंने ज़रा यहाँ पर होगा, रुकिएगा जी, मार्सुपियल मैम, अच्छा मार्सुपियल मैमल्स, मार्सुपियल मैमल्स आप में से कोई बताएगा किस कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं हमें? मार्सुपियल मैमल्स होते क्या हैं और हमें किस कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ना जी, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और मार्सुपियल मैमल्स जो हैं वो वाले मैमल्स हैं कि जिनके पास वो पाउच होता है जिसमें वो अपने बच्चों को फीड करते हैं, मिल्क फीड करते हैं, वो वाला पाउच इनके पास जो है वो मौजूद होता है। अब मार्सुपियल मैमल्स के एंसेस्टर्स जो हैं वो कहाँ पे वो सिर्फ मार्सुपियल मैमल्स, मैं आपको दो तीन जो हैं वो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स बताता हूँ जो कि आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल आपको फ्लाइंग स्कर्ल जैसा ऑर्गेनिज्म शायद ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं नहीं मिलता, आपको कैंगरू के अलावा और कहीं नहीं मिलता। ये ऑस्ट्रेलिया से मुराद ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड है, ये याद रखिए। क्यों? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड एक ही कॉन्टिनेंट के दो ममालिक हैं, वो सिंगल कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है। अब उसमें आपको कैंगरू, कीवी, फिर इसी तरीके से आपको जो है वो वोम्बैट्स, फिर तस्मानियन वुल्फ
और इस तरह के डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म वो आपको सिर्फ वही मिल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लकीली और अनलकीली जितने ऑर्गेनिज्म उस वक्त मार्सुपियल एंसेस्टर एग्जिस्ट कर रहे थे, दोज वर एग्जिस्टिंग ऑन द ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट से यहाँ क्या मुराद है, ये यानी अब ये आपको जो इन्होंने दिखाया हुआ है ना, ये इस वक्त है पैंजिया, ये पैंजिया यानी सारे के सारे इकट्ठे हैं। नॉर्थ अमेरिका जो है वो यूरेशियन प्लेट से जुड़ा हुआ है, साउथ अमेरिका अरेबियन प्लेट से जुड़ा हुआ है, सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसी सूरत में जो मोस्ट एंसेस्टर्स मौजूद थे वो इस जगह मौजूद थे मार्सुपियल्स के। अब अगर ये सेपरेट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक बिग राफ्ट थी, राफ्ट मतलब बहुत बड़ा शिप था जो बाकी कॉन्टिनेंट से अलहदा हुआ और बाकी कॉन्टिनेंट से अलहदा होकर अब यहाँ पर वो तमाम ऑर्गेनिजम्स रह गए जो करंटली इस जगह पर मौजूद थे। इसका वाज़े तौर पर मतलब क्या है कि जिस जिस जगह पर जिन ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस है उसमें उनका जो है अपना बहुत ज़्यादा जो रोल है वो प्लेट टेक्टोनिक्स का है, कि जिसकी वजह से इसको आप कॉन्टिनेंट, अच्छा सॉरी ये मैं बताना भूल गया कि इसको आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी इन प्लेट्स के जरिए इन तमाम कॉन्टिनेंट्स का अलहदा होना, इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो हुई हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने मुख्तलिफ इलाके बताए हुए हैं कि पहले वो इलाके किसी जगह होते थे, जैसे अब हो सकता है कि एक इलाका पहले ट्रॉपिकल रीजन में हो। हाँ भाई, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? माशाल्लाह, सर जहाँ फॉरेस्ट होते हैं ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में होना ज़रूरी नहीं है। रेन फॉरेस्ट और जगहों पर भी होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में भी होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल आप लोगों को इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मेरी मिल जाएगी, और ये वही वीडियो है जिस पे कुछ अर्सा पहले मैंने आपको दिखाया था कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं और सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं और सबसे ज़्यादा लोग इसको, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ये वही वीडियो है, उससे मैंने बताया हुआ है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल, और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, ये सारी जो है वो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ट्रॉपिकल रीजन वो होता है जो इक्वेटर से ऊपर शुरू होता है। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं आप तो ऊपर या नीचे ट्रॉपिकल रीजन मौजूद होता है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल आ जाता है, फिर उसके बाद टेम्परेट आता है, फिर आर्कटिक रीजन आता है। तो अब ये जो ट्रॉपिकल रीजन, अब फर्ज करें कि एक मुल्क, वापस आते हैं इस मैप के ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ट्रॉपिकल अंदाजन कहाँ होगा। इस मैप के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो तकरीबन ये एरिया है जो इक्वेटर है, इससे ऊपर और नीचे 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, फर्ज कर लें ये वो रीजन है जिसको आप कहते हैं ट्रॉपिकल है। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री होता है, इससे ऊपर और नीचे 30 डिग्री, उसके बाद सब ट्रॉपिकल शुरू हो जाता है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, अब 30 डिग्री यहाँ पर अगर ट्रॉपिकल मौजूद है, फ़र्ज़ करें पहले एक कंट्री मौजूद थी, जैसे साउथ अमेरिकन कोई कंट्री है वो पहले ट्रॉपिकल में थी, नॉर्थ अमेरिका की कोई कंट्री है वो पहले, अब यहाँ पर जाकर एक रीजन आ जाता है टेम्परेट रीजन। ठीक है, वो टेम्परेट रीजन में मौजूद थी, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या होगा कि वो वहाँ से अलहदा हो जाएगी। अब इसका मतलब मुझे बताइए कि अगर ट्रॉपिकल एक कंट्री है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ट्रॉपिकल रीजन से हटने का क्या मतलब होगा? अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो जाती है और ट्रॉपिकल रीजन से हट जाते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? सर उसकी इकोलॉजी चेंज हो जाएगी ना, टेम्परेचर उसकी वगैरह इकोलॉजी सब। इंटायरली चेंज हो जाएगी, उसका क्लाइमेट इंटायरली चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली, थोड़ा सा नहीं, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा सब कुछ। इसका मतलब है वहां पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके एक्सटिंक्ट होने का चांस 100% होगा, खास तौर पे वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स नहीं है, वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसा हुआ कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो है वो उस दौरान ख़त्म हो गए। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़ा बड़ा चेंज आया, जैसे बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आइलैंड के करीब रह रहे होते हैं। अब आइलैंड कौन से हैं? आपको यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ कितने को आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड, या आप कह लीजिए कि जो क्या होता है वो साहिल, शोर के करीब जा रहे हैं। ठीक है, शोर के करीब जो है वो बहुत से ऑर्गेनिज्म इधर रह रहे हैं। अब जब ये मूव करना शुरू कर देंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो ऑर्गेनिज्म साहिल के करीब रहने के आदी थे, उनको कहाँ रहना पड़ जाएगा? उनको डीप सी में रहना पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं यहाँ से मूव कर जाएंगे। अब उनको क्योंकि डीप सी में रहना पड़ जाएगा, लिहाजा वो ऑर्गेनिज्म, उनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
ठीक है, ये वो चीज़ है जो कि आपको बताती है कि जो डीप सी में रहने वाली स्पीशीज थी वो अगर शैलो वाटर में आ जाएंगी तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा रहना। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो आपको बताती है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नुकसान क्या हुआ। यहाँ पर एक दो मिसालें और भी मौजूद हैं, एक दो यहाँ पर जो है वो एग्जांपल्स और भी मौजूद हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये मार्सुपियल वाली एग्जांपल मौजूद है। हाँ जी, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रिफ्ट के जरिए पता लग सकती है। तो बहुत सी और एग्जांपल्स भी आप देख लेकर आ सकते हैं जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों जिन ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या हो गया है, कंप्रोमाइज हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो जितनी प्लेट्स हैं उसमें अक्सर आपने सोचा होगा कि अर्थ के कुछ मखसूस एरियाज हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात बता दूं बेटा, ये जो मैं बड़ी देर से ये बात सोच रहा था आपको बताना, फिर भूल जाता था, फिर मेरे ज़हन में आ जाती थी। बेटा सबसे पहले तो आप ज़रा इधर गौर कीजिए कि आपको इंडियन इंडियन जो प्लेट है वो ये मिल रही है और ये यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट आकर यहाँ पर टकराती है, इसको अब आपने बहुत गौर से सुनना है। इंडिया वॉज नेवर अ पार्ट, इंडिया कह लीजिए या वैसे आप कह लें कि पाकिस्तान की जो प्लेट है, इंडिया पाकिस्तान की जो प्लेट है, इट वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ एशिया, इट वॉज अ सेपरेट प्लेट। पहले तो वो गोंडवाना का हिस्सा थी ना, ये गोंडवाना का हिस्सा था, ये देखिए ये गोंडवाना है। ठीक है, अब ये इंडियन प्लेट है, गोंडवाना का हिस्सा थी, ये आकर टकराती है इस जगह पर। और जब ये इंडियन इस मूवमेंट की वजह से इस यूरेशियन एरिया में आकर टकराती है तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, तो वो प्रोड्यूस होता है जो कि आजकल आपका सबसे मशहूर पहाड़ी सिलसिला है। हाँ भाई, क्या, कौन सा? हिमालय। जी, हिमालय। हिमालयन, जिनको आप हिमालयस कहते हैं। हिमालयन ऐसे बना था, ये शुरू से नहीं था। हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है ये कभी भी एशिया का हिस्सा नहीं था, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा नहीं था। ये गोंडवाना लैंड से वो लैंड जो पहले पेंजिया था, फिर वो पेंजिया दो हिस्सों में सेपरेट हुआ, तो एक लोरेशिया और एक गोंडवाना। गोंडवाना से इंडियन प्लेट सेपरेट होती है और वो आके यूरेशियन प्लेट से टकराती है और यूरेशियन प्लेट का हिस्सा बनती है। आज भी कहा यह जाता है कि हर साल जो हिमालयस हैं पहाड़, वो 2-2 सेंटीमीटर ऊंचे हो रहे हैं क्योंकि ये प्लेट आकर इसे टकराई थी। कोई हिंदू कुश जो है वो जलजलों का अक्सर सेंटर होता है। क्यों समझ आती है ये बात आपको? प्लेट्स ओवरलैप कर जाती हैं और जब ये कॉन्टिनेंट टकराने से प्लेट्स ओवरलैप कर गई हैं तो ये प्लेट्स स्लिप होती हैं। ये वही प्लेट्स हैं जो असल में पहले सेपरेट थी और फिर आकर टकराई हैं। हिमालयस भी अक्सर ज़लज़लों का मरकज़ होते हैं, कोई हिंदू कुश वो भी ऑलमोस्ट इसी किस्म की सिलसिले का पार्ट है, वो भी उसकी वजह से भी ज़लज़ले आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े जो स्लिप्स होते हैं इसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। तो ये इस वजह से हिमालयस बने हैं। और प्लेट्स जो हैं, अब कैलिफोर्निया का एक पार्ट है, कैलिफोर्निया, उसको रेड प्लेट कहा जाता है। ये वो रीजन है जो रेड रीजन है जिसके ऊपर ज़लज़ले आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंडोनेशिया में सुनामी आया था, सुनामी उस एरिया में आया था जहाँ पर दो प्लेट्स के स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बेटा जहाँ जहाँ प्लेट्स मिल रही हैं वहाँ उस रीजन को, उस इमीडिएट रीजन को क्या कहा जाता है, उस इमीडिएट रीजन को रेड रीजन, रेड बाउंड्री या इस तरह से रेड जोन कहा जाता है, क्योंकि वहां पर प्लेट्स का स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वो रीज़न है जिस जो असल में अर्थक्वेक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट उसके पीछे जो है वो रीज़न होती है। तो ये इस तरह से जो है वो तमाम रीजन्स जो हैं वो वजूद में आए थे। सॉरी, अब आइए कि इसके बाद जो है वो आपको पता ये लगता है कि ये तमाम कॉन्टिनेंट्स बने और इनके बन जाने के बाद इस वक्त अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थ के ऊपर हुआ क्या है। अर्थ के ऊपर वो हुआ है जो आप किसके साथ करते हैं, आटा गूंदने के साथ करते हैं, वो हुआ है अर्थ के साथ। अब आप मेरी मिसाल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो आप हशर आटे का करते हैं ना, अर्थ के साथ हिस्ट्री में, अर्थ हिस्ट्री में 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है, उथल पथल हो चुकी है। और इस वक्त जो अर्थ है इसमें जितने कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं वो तमाम के तमाम हर साल 2-2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तमाम कॉन्टिनेंट्स 2-2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं हर साल। और ये 250 मिलियन ईयर्स बाद एक्सपेक्टेड है कि दोबारा ऐसे हो, दोबारा पेंजिया बन जाए।
ये जितना भी है इसमें जो उथल पथल अर्थ के ऊपर हुई है, मिक्सचर हुआ है, इतना ज़्यादा एजिटेशन हुई है, इस एजिटेशन की वजह से बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो पास्ट लाइफ में मौजूद थे वो तमाम के तमाम एक्सटिंक्ट हो गए। ये बहुत जो है वो बड़ी कॉज है। उसके बाद जो अगली चीज़ आई थी वो मैस एक्सटिंक्शन है। अब मैस एक्सटिंक्शन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मैस एक्सटिंक्शन वो चीज़ है कि जो आपके ये जो मैंने आपको इस वाली बुक में दिखाया, ये जो एडिशन है इसके अंदर जो आपको फेनेरोजोइक एरा में जो आपको ये 3 सेपरेट कलर्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ही असल में ये है कि इसके अंदर मैस एक्सटिंक्शंस हुई हैं। ठीक है, ये 3 ज़माने हैं जिनके अंदर असल में मैस एक्सटिंक्शन हुई है और आपको बहुत बड़े बड़े स्पीशीज से हाथ धोना पड़े। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको जो है वो एक्सटिंक्शन रेट गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है वो द 5 जनरली रिकॉग्नाइज्ड मैस एक्सटिंक्शन इवेंट्स indicated by red arrows represent peaks in the extinction rate of marine animal families। खास तौर पे मैरीन एनिमल्स की हुई क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे कम ऑर्गेनिज्म उस वक्त मौजूद थे, लेकिन जब मैस एक्सटिंक्शन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे आई है तो उसमें भी बड़ी आई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक टाइम है पेलियोजोइक इरा का ही एक टाइम है जिसके अंदर एक एक्सटिंक्शन आई, एक एक्सटिंक्शन ये आई। लेकिन ये इस पे गौर कीजिए, ये दिस इज द रियल मैस एक्सटिंक्शन। ये वो एक्सटिंक्शन है जिसने यहाँ देखिए 96% ऑफ मैरीन एनिमल स्पीशीज बिकेम एक्सटिंक्ट इन परमियन। अब ये पी का क्या मतलब है? परमियन एक्सटिंक्शन है। ये परमियन एक्सटिंक्शन जो है इसमें 96% ऑफ मैरीन स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्ट। ठीक है, और ये वो हैं जो एक्सटेंट हैं, उसके बाद ये जो जिंदा रही इस जमाने में, जिंदा रहने वालों की, एक्सटेंट का मतलब जिंदा रहने वाली। यहाँ देखिए सडन ड्रॉप आ रहा है ब्लू वाले में, यानी ये सडन ड्रॉप आया जिंदा रहने वालों में, उसके बाद ये दोबारा बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर अगली मैस एक्सटिंक्शन आती है इस एरा में। ये कौन सा है? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में एक और मैस एक्सटिंक्शन आती है और फिर से डाउनफॉल आता है। ये देखिए इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पर आप देखिए ये वाला, सॉरी ये, यहाँ पर सडनली एक और फॉल आ रहा है, उसके बाद फिर राइज आ रहा है। अभी तक इसके बाद कोई मजीद जो है वो एक्सटिंक्शन नहीं आई। लेकिन रियल एक्सटिंक्शन, अब 5 मैस एक्सटिंक्शंस जो है वो आ चुकी हैं, जिनमें से 2 बहुत बड़ी थी। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 मैस एक्सटिंक्शन हैं। 2 बल्कि 3 आई हैं पेलियोजोइक एरा में, ठीक है, और 2 आई हैं किसमें? मीसोजोइक एरा में। 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे भी कुछ है लेकिन ये मैस नहीं है। अच्छा, ये जो 5 यहाँ पर आपके सामने हैं, इन 5 में जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि पेलियोजोइक इरा के अंदर भी एक्सटिंक्शंस आई हैं, लेकिन हमने उसको सेपरेट नहीं किया। हमने पेलियोजोइक इरा और मीसोजोइक इरा में जो बहुत बड़ी बड़ी एक्सटिंक्शंस है ना, उनकी बेस पे हमने उसको सेपरेट कर दिया। जैसे पेलियोजोइक में इसकी बेस पे हमने पेलियोजोइक और मीसोजोइक को अलहदा कर दिया, मीसोजोइक में हमने इसकी बेस पे मीसोजोइक और सिनोजोइक को अलहदा कर दिया। लेकिन अभी तक 5 बिग मैस एक्सटिंक्शंस जो हैं वो आ चुकी हैं। और इसकी वजह क्या हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल 2 मैस एक्सटिंक्शंस, इन 2 का जिक्र आप लोगों की बुक में खास तौर पर है। कौन कौन सी? एक वो जो परमियन में आई, एक वो जो क्रिटेशियस में आई। ठीक है, have received the most attention, the Permian mass extinction, और claimed about 96%। अच्छा, इसमें जो है वो टेरेस्ट्रियल लाइफ भी इफेक्ट हुई थी। अब इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इनकी रीजंस क्या हो सकती हैं, ख़ास तौर पर जो क्रिटेशियस है, उसकी जो क्रिटेशियस वो है जब डायनासोर मरे थे। उसकी एक रीज़न, पहले तो डोमिनेंट रीज़न ये बताई गई है कि यूरोप के एरिया में, जो यूरोप का एरिया है उसके अंदर आपको बाकायदा तौर पर ये मिलता है कि यूरोप के एरिया में आपको एक ऐसी वो मिलती है, लेयर मिलती है ज़मीन की एक ऐसी लेयर मिलती है जो कि वाज़ेह तौर पर ये बताती है कि उस टाइम पर यूरोप के एरिया में बहुत ज़्यादा मैस वॉल्केनिक इरप्शन हुई है। ये देखिए यूरोप का एरिया कौन सा है? ये वाला, ये यूरोप है। ये
ये यूरोप है बेटा, और इस यूरोप के एरिया में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सॉइल की लेयर्स मिलती हैं, आपको बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन मिलती है यूरोप के एरिया में। और उससे कुछ अंदाज़ा होता है कि इस वक्त, इस दौरान जो ख़ास तौर पे क्रिटेशियस पीरियड था जब डायनासोर ख़त्म हुए, इस दौरान वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा थी जिसने डायनासोर्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरी चीज़ जो हमें अर्थ पे मिलती है वो ये है कि तकरीबन इसी एरिया में हमें इरिडियम की धात मिलती है जो ज़मीन में नहीं होती। इरिडियम ज़मीन पर बहुत कम होती है लेकिन मेटेरॉइड्स पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इस एक बात का सबूत हो सकता है कि ज़मीन पर मेटेरॉइड गिरा था और उसने बहुत बड़ी जो डायनासोर्स की डाइवर्सिटी थी उसको यूरोप के एरिया से ख़ास तौर पर वाइप आउट कर दिया था। वो कितना बड़ा मेटेरॉइड था ये भी यहाँ पर इन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है। द क्रेटर इज राइट साइज हैव बीन कॉज्ड बाय डायमीटर ऑफ 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स का था, लेकिन उसने जो है वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और उसकी वजह से ये देखिए ये वो एरिया है, ये वो एरिया है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि गालिबन ये हुआ था, ये वो इम्पैक्ट दिखाया गया है, ये वो रीजन दिखाया गया है जहाँ पर ये चिक्सलूप क्रेटर, ये वो एरिया है जहाँ के बारे में ये देखा जाता है कि शायद ये वो एरिया था जहाँ मेटेरॉइड गिरा था, इस वजह से यहाँ पे हमें इरिडियम मिलती है। तो डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकती है और फिर उसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो सकता है। जैसे मेटेरॉइड गिरने के बाद बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज़ हुई और CO2 ने बेड़ा गर्क कर दिया एनवायरनमेंट का। फिर इसी तरीके से जो उस मेटेरॉइड की वजह से आपको जो है वो ये भी मिलता है कि वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा हुई। फिर आइस एज, उस मेटेरॉइड की वजह से एक लंबे अरसे बाद क्या हुआ, क्लाइमेट एज इतना ठंडा हो गया कि आइस एज आना शुरू हो गया। तो एक क्लाइमेट चेंज की वजह से मैस एक्सटिंक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉज हुई है। ठीक है, तो ये रीजंस हैं और इस वजह से स्पीशीज आती भी हैं और जाती भी हैं। दिस इज नोन एज राइज एंड फॉल ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ अर्थ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। इज सिक्स्थ मैस एक्सटिंक्शन अंडरवे? साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि सिक्स्थ मैस एक्सटिंक्शन अंडरवे है, करीब है, आ सकती है। और वो कितने को करीब है वो भी आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिखा होगा। यहीं पर कहीं लिखा होगा। खैर इस टॉपिक को भी हम छोड़ते हैं कि वो है कि नहीं। बेसिकली यहाँ पर क्लाइमेट चेंज ही कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि मैस एक्सटिंक्शन आ सकती है, इट कैन बी नियर। So this is all about rise and fall of different groups of organism on earth। जी बेटा, कोई सवालात है तो बताइए। सर ये जो जी बेटा, ये पेंजिया जो अलग हो गए थे सर, इसको डाइवर्जेंट टेक्टोनिक बोलते हैं ना, आई थिंक सो। जी जी, डाइवर्जेंट, वो लोरेशिया और गोंडवाना में थे ना, दो बन गए थे, इसको अब डाइवर्जेंट कहते हैं, डाइवर्जेंट ड्रिफ्ट। और सर जो हिमालय फॉर्मेशन थे सर, हिमालयन सर, ये कन्वर्जेंट की वजह से हो गए थे ना, मतलब दो टेक्टोनिक जी प्लेट्स जी, एक दूसरे के ऊपर आ गए थे। कन्वर्ज, जी बिल्कुल। ठीक है सर। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? समझ आई है? यहाँ से आप बता सकते हैं, देखिए जी सर लाइक बिल्कुल। बहुत पसंद आ गया हो अगर आपको, क्लैप, लाफ, हैंड रेज, काफ़ी कुछ बता सकते हैं।